बेटा ये जो हमारी पोएम है ए फोटोग्राफ, इस पोएम को अगर मैं समराइज करूं तो इसमें एक वर्ड याद कर लो और वो है बेटा नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक। तो वोकैबुलरी हमारी एनहांस हो रही है। नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक, इसको अगर नहीं हम याद कर पा रहे तो हम दूसरा वर्ड याद कर रहे हैं डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन, यादों की गलियों में। तो ये पोयम बेटा हमें ये बता रही है कि all of us when we look at the photographs then we become nostalgic। फोटोग्राफ जो होती है बेटा वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेक अस नॉस्टैल्जिक, और हम और आप वी स्टार्ट वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन। दिस इज एग्जैक्टली द वन थीम ऑफ द पोएम। अब यहाँ पर नॉस्टैल्जिया क्यों होता है, डाउन द मेमोरी लेन हम क्यों चले जाते हैं, उसके लिए आप याद करोगे और आप ध्यान रखोगे दैट लाइफ ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यू नो, जैसा द रोड नॉट टेकन क्लास 9 में पढ़ा था। तो लाइफ हमेशा बेटा आगे बढ़ती रहती है, इट नेवर स्टॉप्स एंड बेटा इट नेवर गोज बैक। सो व्हाट वी डू, हमें मालूम है कि टाइम विल फ्लो एंड इट इज बेटा इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। सो ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू कैप्चर द हैप्पी मोमेंट्स। तो हम और आप हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं और कैप्चर करते हैं थ्रू फोटोग्राफ्स। तो बेटा फोटोग्राफ ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डाउन द मेमोरी लेन लेके जाती है। टाइटल की बात करो, ए फोटोग्राफ, तो बेटा इस टाइटल से हम सोचेंगे द फोटोग्राफ होना चाहिए था टाइटल, तो क्योंकि एक फोटोग्राफ की बात हो रही है, जो फोटोग्राफ पोएट देख रही, उस फोटोग्राफ की बात हो रही है, तो फिर द होना चाहिए ना, स्पेसिफिक होना चाहिए ना, ए फोटोग्राफ क्यों है। तो अगर आपसे टाइटल की बात करते हैं तो आप समझाओगे बेटा द टाइटल इज एप्रोप्रिएट because this poem focuses that a photograph is an instrument। हर एक फोटो इंस्ट्रूमेंट होती है to sprout our memories, to grow our memories, to take us down the memory lane, to make us nostalgic। इसलिए टाइटल है ए फोटोग्राफ, किसी एक खास फोटोग्राफ का ये रोल नहीं होता है। ये टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप सेकंड रीजन लिखोगे और वो आप लिखोगे बिकॉज अ फोटोग्राफ इज ऑलवेज बेटा a kind of instrument which reflects the past generation to future generation। फ्यूचर जनरेशन कैसे अपनी पास्ट जनरेशन को देखेगी, इट इज ओनली थ्रू अ फोटोग्राफ। तो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर कैसी थी, हाउ वी विल सी। हाँ, आपके पेरेंट्स बचपन में कैसे थे, हाउ यू विल सी। सो द फ्यूचर जनरेशन, द प्रेजेंट जनरेशन, इट लुक्स एट द पास्ट जनरेशन ओनली थ्रू अ फोटोग्राफ। और बेटा वही इस पोएम में बताया हुआ है। तो बेटा ये है फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ टाइटल का सिग्निफिकेंस। दो बातें हो गई। और बेटा तीसरी बात आप लिखोगे ए फोटोग्राफ बिल्कुल सही टाइटल है, क्योंकि पोएट हमें ये बताना चाह रही है कि किस तरीके से जब बेटा टाइम की तरह हमारी लाइफ फ्लो हो रही होती है, हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, जब बेटा समय पीछे नहीं मुड़ता, जब लाइफ पीछे नहीं जाती, तो हम सबको एक नेचुरल डिजायर होती है टू कैप्चर द हैप्पी मोमेंट्स, एंड अ फोटोग्राफ वही दिखा रही है। तो बेटा मैंने आपको सबसे पहले बताया ए फोटोग्राफ टाइटल का जस्टिफिकेशन, जो कि 3 पॉइंट्स थे।
थीम भी आ जाए अगर इसका, लेट सपोज, तो भी आप यही बातें लिखोगे। वोकैबुलरी आपने अपनी एनहांस कर ली, आपने नॉस्टैल्जिया वर्ड याद कर लिया, नॉस्टैल्जिक याद कर लिया। और बेटा एक और इसमें आप खास चीज देखो, जो क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं, बुक मेरे सामने खुली हुई है, आई डू होप इवन यू हैव द बुक। तो 3 स्टैंजास में, 3 स्टैंजास पोएम के बेटा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो लॉन्गेस्ट है, फिर सेकंड स्टैंजा थोड़ा छोटा, और बेटा लास्ट वाला सबसे छोटा। तो वो बोलते हैं ये 3 स्टैंजास का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा पोएम का है बेटा, वो स्टैंजा लॉन्गेस्ट है क्योंकि वो डिपिक्ट करता है चाइल्डहुड, हैप्पी चाइल्डहुड, एन इनोसेंट चाइल्डहुड, और बेटा इसलिए वो बहुत लंबा है। फिर हम आते हैं सेकंड स्टैंजा डिपिक्ट करता है बेटा यंग एज, अ यंग एज विच इज फुल ऑफ लाफ्टर, अ यंग एज विच इज फुल ऑफ लाइवलीनेस। और बेटा थर्ड स्टैंजा पोएट मार्क करती है, कहती है डेथ, डेथ वो जो लाइफ में वैक्यूम क्रिएट कर देता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, सबसे छोटा। तो 3 स्टैंजास का ये सिग्निफिकेंस। बहुत सारी इसमें बेटा पोएटिक डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो हम इसी बार करेंगे, पहले नहीं हमने करी हैं, पर मैं पोएटिक डिवाइसेस लास्ट में बताऊंगी और लास्ट में समझाऊंगी। First, I will explain the poem because the pleasure of reading the poem is lost when we are focusing on the poetic devices. So, poetic devices, figure of speech, वो सब हम लास्ट में करेंगे। अभी हम सिर्फ पोएम को समझेंगे और पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है, ये जो पोएम है बेटा, इस पोएम में आप खास ध्यान रखना, राइम स्कीम नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछ लो, why this poem does not have a rhyme scheme? तो बेटा राइम स्कीम इसलिए नहीं है because the poet is in pain, she is remembering her dead mother, she is pouring out her feelings, and that is why she is not focusing on the rhyme scheme. क्योंकि ये जो पोएम है ये पोएट के रिकलेक्शंस हैं जो वो लिख रही है, और बेटा वो ग्रीफ में है, वो पेन में है, दैट इज व्हाई शी इज अनेबल टू मेक द राइम स्कीम। और बेटा इस पोएम में 2 चीजें पैरेलल चलेंगी, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा हमें केयरफुल होना है। पोएम में ये एक फोटो है जो कि बेटा फोटो पोएट देख रही है, और पोएट जो फोटो देख रही है उस फोटो में उसकी मम्मा का बचपन है, उसकी मम्मा खड़ी हुई है और बेटा वो अपनी मम्मा का फोटो देख रही है। दूसरी चीज, यही फोटो इस पोएट की मम्मा भी देखा करती थी, और मम्मा इस फोटो में अपना बचपन देखती थी। तो पैरेलल दोनों फीलिंग्स देखो, माँ इस फोटो को देख रही है और माँ अपना बचपन देख रही है, और पोएट अगर इस फोटो को देख रही है तो वो बेटा अपनी मम्मा का यंग एज याद कर रही है। तो बेटा 2 चीजें अलग अलग हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, टू मेक यू मोर क्लियर, so that you are not confused, I will give you the example. I can give you my example or you can take from your life the same example. अगर मैं आज अपना एक फोटो देख रही हूँ तो मैं अपने बचपन को याद कर रही हूँ उस फोटो को देख के, और मेरे बेटे अगर बेटा इस फोटो को देखेंगे तो वो मेरा बचपन याद नहीं करेंगे, वो याद करेंगे मम्मी अपना बचपन देख के कैसे हंसती थी। दैट इज द सेम। तो तुम्हारी मम्मा अगर अपना फोटो देख रही है तो वो अपना बचपन याद कर रही है। तुम्हें मम्मा का बचपन ना तुमने कभी देखा, ना तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट है उसमें, तुम तो मम्मा को याद कर रहे हो, अरे मम्मा कितना एंजॉय कर रही है अपने फोटो देख। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन इन द पोएम।
और बेटा ये वाला जो हमारा पोयम है, इसमें शुरुआत ऐसे होती है कि पोएट एक कार्डबोर्ड का फोटो लेकर के बैठी हुई है और बेटा वो फोटो को देख करके पूरा डिस्क्राइब कर रही है कि मम्मा की फोटो कैसी थी, राटू मम्मा के बचपन। लेट अस रीड इट और फिर बाद में बेटा सेकंड स्टैंजा में मैं एग्जैक्टली, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द पोएटिक डिवाइसेस नाउ, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। बेटा कार्डबोर्ड का मतलब होता है द मोल्डेड, द फ्रेम्ड। तो वो जो कार्डबोर्ड है, वो जो फ्रेम्ड फोटो है, वो जो मोल्डेड फोटो है, बेटा पुराने जमाने में होते थे ऐसे फोटो, घर में तुम्हारे भी रखे होंगे दादा दादी के, वो ऐसे कार्डबोर्ड होता था, उसमें फोटो चिपकी हुई होती थी। तो बेटा वो कहती है इस फोटोग्राफ से, इस मोल्डेड फोटो से, इस फ्रेम्ड फोटो से शोज मी हाउ इट वाज। इट को सर्कल कर लो, इट का मतलब चाइल्डहुड ऑफ द मदर। इस फोटो को देख के मुझे पता चलता है कि मेरी मम्मा का बचपन कैसा था, मेरी माँ बचपन में कैसे लगती थी। When the two girl cousins went paddling, और उस समय की बात है जब मेरी मम्मा बेटा अपनी दो कजन्स के साथ में, गर्ल कजन्स के साथ में गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग का मतलब होता है बेटा कम गहरे पानी में वॉक करना, टू वॉक इन द शैलो वाटर। तो कम गहरे पानी में, समुद्र के किनारे, वहां पर वो वॉक करने गए थे। तो मौसियां गई थी और मेरी मम्मा गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच कब यूज करते हैं? दो लोगों के लिए। तो मेरी मम्मा के साथ दो मम्मा की कजन्स गई थी और दोनों मेरी मम्मा से छोटी थी। और बेटा फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, थोड़ा सा बड़े बहन का हाथ पकड़ रखा है। एक यहाँ खड़ी हुई है कजन, एक यहाँ खड़ी हुई है, मम्मा बीच में है, एक ने मम्मा का ये वाला हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने ये वाला पकड़ा हुआ है। और क्यों? क्योंकि माँ सबसे बड़ी है बहनों में और बाकी दोनों छोटी हैं, तो अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी हो रही है उन्हें हाथ पकड़ के बड़ी बहन का। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और बेटा दोनों जो हैं वो एक एक हाथ मेरी मम्मा का पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल। और बेटा मम्मा के लिए बिग गर्ल यूज किया है। बिग गर्ल का मतलब है बेटा द एल्डेस्ट वन, और मेरी मम्मा तीनों में एल्डेस्ट है। दैट इज वाई वो बीच में खड़ी हुई है और छोटी बहनों ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। Some 12 years or so. The poet is not confident about the age of the mother. वो फोटो देख के गेस कर रही है कि माँ इस समय शायद 12, लगभग 12 साल की होगी, अराउंड 12 years की होगी शायद मम्मा। और बेटा all three stood still to smile through their hair. फोटो में तीनों बहनें खड़ी हुई हैं। All three stood still. बेटा स्टिल का मतलब लिखो विदाउट मूविंग, कॉन्शियस, केयरफुल। और तीनों बहनें बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हैं, हिलडुल भी नहीं रही है। दे आर नॉट मूविंग। व्हाई दे आर नॉट मूविंग? दे आर नॉट मूविंग बिकॉज दे आर कॉन्शियस दैट देयर फोटो इज बीइंग टेकन बाय अंकल। क्योंकि वो बेटा कॉन्शियस हैं कि उनकी फोटो खिंच रही है, इसलिए वो हिलडुल नहीं रही है, बिल्कुल सीधे खड़ी हुई। बेटा टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब इस लाइन का मतलब सुनो, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। एंड हवा जो है वहां शायद चल रही है, तो जो मदर्स बेटा जो तीनों के हेयर है वो ऐसे चेहरे पे आए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो वो टाउसल्ड हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं और इन बालों के पीछे से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है। तो फोटोग्राफ इंडिकेट कर रही है कि वहां पर सी बीच पर, सी शोर पर ब्रीज है, हवा है। हवा की वजह से बाल जो है वो चेहरे पे फैले हुए हैं और वो कॉन्शियस हैं, इसलिए फोटो खिंचवाने के लिए स्माइल भी कर रही हैं। स्माइल तो हम लोग सब करते हैं फोटो खिंचवाते समय। तो उनकी स्माइल वो बेटा बालों के पीछे से दिखाई दे रही। एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अंकल कैमरा लेके उनकी फोटो खींच रहे हैं। A sweet face,
इनोसेंट फेस, दैट इज अ स्वीट फेस। और उस समय मेरी मम्मा का चेहरा स्वीट था, इनोसेंट था। बेटा लव की फीलिंग्स, इनोसेंसी की फीलिंग्स, टुगेदरनेस की फीलिंग, फैमिली की फीलिंग। माय मदर्स, मेरी मदर का चेहरा वाज इनोसेंट। ओ दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। तो बेटा फ्यूचर जनरेशन को कैसे पता चला कि पास्ट कैसा था? फोटोग्राफ से। तो अरे मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, मम्मा इतनी छोटी थी उस टाइम पर। अनबिलीवेबल समथिंग, यू नो। एंड द सी, और अचानक बेटा पोएट का मूड जो है वो इतना सुनने के बाद में, इतना बेटा करने के बाद में पोएट का मूड जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। क्योंकि पोएट बेटा फिलोसॉफिकल हो जाती है। पोएट उस फोटो को देखते देखते समुद्र को देखती है फोटो में, और इस बात पे हाईलाइट करती है कि मैन मॉर्टल होते हैं और बेटा नेचर इमॉर्टल होता है। इंसान बदलते हैं और नेचर नहीं बदलता है। 12 साल की माँ बड़ी हुई, मिडिल एज में पहुंची, ओल्ड एज में पहुंची, डेथ हो गई। और वो समुद्र जो फोटो में दिख रहा है वो वैसा ही था, है और रहेगा। तो हमारी लाइफ में बेटा जो हमारा लाइफ होती है उसमें चेंज मतलब अनअवॉइडेबल। ह्यूमन बींग्स डू चेंज, दे हैव टू चेंज। जबकि बेटा नेचर इमॉर्टल है, चेंजलेस है। एंड द सी, एंड का मतलब कॉन्ट्रास्ट। और देखो ये समुद्र जो फोटो में दिख रहा है, which appears to have changed less, less का मतलब बेटा वेरी, जैसे बोलते हैं कंपैरिजन अगर करो तो वेरी लिटिल, ना के बराबर बदला है। लेस कंपैरिजन के लिए ना, तो मदर के साथ में कंपैरिजन हुआ है, ह्यूमन लाइफ के साथ कंपैरिजन हुआ है। washed their terribly transient feet, बेटा washed their का मतलब all the three sisters, और समय की लहरों ने वॉश कर दिया। देयर का मतलब बेटा उन तीनों सिस्टर्स का, ह्यूमन बींग्स का। टेरिबली का मतलब बेटा एक्सट्रीमली। ट्रांजिएंट का मतलब बेटा वेरी शॉर्ट टाइम। फीट का मतलब फुटप्रिंट्स, जो थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे। अब ये लाइन को आप समझो, जो तीनों सिस्टर्स गई थी समुद्र के किनारे, खड़ी होके फोटो खिंचवा रही थी, और उनके फुटप्रिंट्स वहां रेत में बने थे। वो फुटप्रिंट्स बेटा समुद्र की वेव्स ने बहुत वेरी शॉर्ट टाइम, एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम में ही मिटा दिए। और इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, इसका हिडन मीनिंग है। समय की लहरों ने ह्यूमन लाइव्स को, उन तीनों की लाइव्स को बेटा चेंज कर दिया। सो दे ग्रू अप, दे ग्रू ओल्ड एंड दे डाइड। तो बेटा वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब वो जो उनके पैरों के निशान समुद्र के किनारे बने थे, बहुत थोड़े टाइम के लिए थे, सी वेव्स ने उसको रिमूव कर दिया। और दूसरी तरफ में बेटा इसका हिडन मीनिंग ये है कि समय की लहरों ने, टाइम ने और टाइड ने, समय की लहरों ने बेटा वो जो है ह्यूमन लाइफ को चेंज कर दिया, खत्म कर। ठीक है, तो ये बेटा हमारा सेकंड है। मैं आई टोल्ड यू पोएटिक डिवाइसेस बाद में करेंगे। टेक आउट द नोट्स, लेट अस रीड इट फ्रॉम द नोट्स। बेटा पीडीएफ खोलो, नोट्स में से इसको पढ़ लेते हैं यहाँ तक, और फिर आगे का पोयम कल करें।